नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, गजनी वंश और हरियाणा। हैं? जो भी छात्र HSSC CET, हरियाणा पुलिस, ग्रुप डी, कंडक्टर, ग्राम सचिव या पटवारी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये चर्चा बेहद जरूरी है। बिल्कुल, परीक्षाओं में इस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम ऐतिहासिक स्रोतों को खंगालें और समझें कि एक विदेशी आक्रांता ने भारत के इस हिस्से को ही अपना लगातार निशाना क्यों बनाया। सही कहा आपने। अक्सर लोग सोचते हैं कि मोहम्मद गजनवी यहाँ राज करने आया था, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। चलिए इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये केवल तारीखों और राजाओं की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे हरियाणा का भूगोल उसे हमेशा से विदेशी हमलों का एक मुख्य केंद्र या गेटवे बनाता रहा है। हाँ, और इस विषय की गहराई में जाने के लिए हमें सबसे पहले मध्य एशिया की उस समय की स्थिति देखनी होगी। 10वीं और 11वीं सदी में वहाँ भारी राजनीतिक उथल-पुथल मची थी। नए राज्य बन रहे थे और पुराने बिखर रहे थे। मतलब हर कोई सत्ता के लिए आपस में लड़ रहा था। एकदम सही। और इसी बीच वर्तमान अफगानिस्तान के गजनी शहर में एक नए वंश की शुरुआत हुई। अलप्तगीन नाम के व्यक्ति ने इस गजनी वंश की नींव रखी, जिसे इतिहास में यामिनी वंश भी कहा जाता है। यामिनी वंश, राइट। लेकिन सबसे प्रसिद्ध शासक तो महमूद गजनवी था ना, जो सुबुक्तगीन का बेटा था। हाँ बिल्कुल, महमूद गजनवी, जिसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1030 ईस्वी में हुआ। उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और उसे तो खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने भी कुछ विशेष उपाधियां दी थी ना, मैंने कहीं पढ़ा था। जी, आपने सही पढ़ा है। खलीफा ने उसे यामिनुद्दौला और यामिनुल मिल्ला जैसी उपाधियां दी थीं और इसके अलावा उसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। मूर्ति भंजक यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। लेकिन एक बात सोचिए, गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। अगर उसे यहाँ अपना साम्राज्य बसाना ही नहीं था, तो ये तो कुछ ऐसा हो गया ना जैसे कोई सुनियोजित तरीके से किसी खजाने को बार बार लूटने आता हो। क्या वो भारत को सिर्फ एक ATL मशीन समझता था? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उसका मुख्य उद्देश्य वास्तव में भारत की अपार धन संपदा को लूटना ही था। उसे मध्य एशिया में अपना साम्राज्य बचाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी भाड़े की सेना को नकद वेतन देना होता था। ओह, तो मतलब भारत उसके लिए सच में एक ATM की तरह था। पहाड़ों से नीचे उतरो, पैसे निकालो और वापस अपने देश लौट जाओ। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। और इसी धन की तलाश में उसने 1009 ईस्वी में पहली बार हरियाणा के थानेसर यानी आज के कुरुक्षेत्र का रुख किया। उस समय थानेसर बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक नगर था। पर मैंने पढ़ा है कि 1009 में वो बिना किसी बड़े युद्ध के ही वापस लौट गया था। इतनी दूर आना और चुपचाप लौट जाना, ऐसा क्यों? हाँ, इतिहासकार मानते हैं कि वो शायद सिर्फ टोह लेने आया था, लेकिन जो जानकारी वो जुटा कर ले गया उसके आधार पर उसने 1014 ईस्वी में पूरी तैयारी के साथ थानेसर पर दोबारा हमला किया। 1014 का हमला। उस समय तो वहां राजा जयपाल का शासन था ना? जी हाँ, राजा जयपाल। और ये 1014 का हमला बहुत विनाशकारी था। थानेसर में चक्रस्वामी मंदिर बहुत प्रसिद्ध था, जहां भगवान विष्णु की पूजा होती थी। दूर दूर से श्रद्धालु वहां दर्शन करने आते थे। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पूरे देश से लोग शांति और प्रार्थना के लिए आते हों, वहां अचानक ऐसा भयानक विनाश हो जाए। सही कह रहे हैं आप। गजनवी ने वहां भारी लूटपाट की और भगवान विष्णु की मूर्ति यानी चक्रस्वामी महाराज की मूर्ति को उखाड़कर अपने साथ गजनी ले गया। बाप रे, ये तो मतलब केवल धन की लूट नहीं थी, इसका तो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा होगा पूरे समाज पर। बिल्कुल, ये स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक अस्मिता पर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक आघात माना गया। इससे पूरे हरियाणा में एक डर और असुरक्षा का माहौल बन गया। और शायद इसी खौफ का फायदा उठाते हुए उसका दुस्साहस बढ़ता गया, जिसके बाद 1025 ईस्वी में उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, है ना? एकदम सही। 1025 में जब उसने भगवान शिव को समर्पित सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तब वहां चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम का शासन था। इस हमले ने गजनवी की एक लुटेरे शासक की छवि को और भी मजबूत कर दिया। पर अगर हम चर्चा को वापस हरियाणा लाएं, तो गजनवी के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने भी तो हरियाणा को नहीं छोड़ा था। उनका दखल बना रहा।
जी, 1037 ईस्वी में गजनवी के उत्तराधिकारी मसूद ने हरियाणा के हांसी और सोनीपत पर आक्रमण किया। और सबसे बड़ी बात, मसूद ने हांसी को अपनी राजधानी बना लिया। यही बात मुझे हमेशा हैरान करती है, इतने बड़े उत्तर भारत में सिर्फ हांसी को ही राजधानी क्यों चुना गया? हांसी में ऐसा क्या खास था? देखिए, हांसी सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक बेहद महत्वपूर्ण किला और सामरिक दृष्टि से व्यापारिक मार्ग का एक चोक पॉइंट था। हांसी पर नियंत्रण का सीधा सा मतलब था उत्तर भारत के सभी प्रमुख रास्तों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाना। अच्छा, तो इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों की नजर हमेशा हरियाणा पर रहती थी। लेकिन स्थानीय शासक भी तो चुप नहीं बैठे होंगे, उन्होंने कोई पलटवार नहीं किया? बिल्कुल किया। 1043 ईस्वी में जब मसूद के बेटे मादूत ने हरियाणा पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हमला किया, तब एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। उस समय हरियाणा में तोमर वंश का शासन था। तोमर शासक कुमारपाल थे ना उस वक्त? उन्होंने अकेले ही सामना कर लिया? नहीं, अकेले नहीं। तोमर शासक कुमारपाल ने कूटनीति का सहारा लिया और चौहानों के साथ गठबंधन कर लिया, और इस संयुक्त सेना ने मादूत को युद्ध में बुरी तरह हरा दिया। अरे वाह, मतलब ये वो बिंदु था जहां स्थानीय शक्तियों ने आखिरकार एकजुट होकर इन विदेशी आक्रमणकारियों को करारा जवाब दिया। जी, और इससे स्थानीय राजपूत शक्तियों ने पुनः संघर्ष की प्रेरणा ली और मजबूती से खड़े हुए। हालांकि इन लगातार आक्रमणों की वजह से हरियाणा में राजनीतिक अस्थिरता तो काफी बढ़ी गई थी। हाँ, अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई होगी। व्यापारिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुईं और भारी धन संपदा की लूट जो हुई। और मंदिरों के टूटने से जनता में भी असुरक्षा का गहरा वातावरण बन गया था। लेकिन इन सब युद्धों और खून खराबे के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जो तलवार की जगह अपनी कलम चला रहा था। आप अलबरूनी की बात कर रही हैं, राइट? वो जो गजनवी के शिविर में था। बिल्कुल, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ ही भारत आया था। लेकिन उसने लूटपाट के बजाय भारतीय ज्ञान, संस्कृति, धर्म और पुराणों का बहुत गहराई से अध्ययन किया। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद? मैंने सुना इसमें एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य है। अलबरूनी भगवद गीता से इतना अधिक प्रभावित था कि उसने इसे इंजीले हिंद कह दिया था। जी हाँ, इंजीले हिंद, जिसका मतलब है भारत का सुसमाचार। एक विदेशी आक्रांता के साथ आए विद्वान का हमारे पुराणों और पवित्र ग्रंथों का इतना सम्मान करना वाकई अद्भुत बौद्धिक खुलेपन की मिसाल है। सच में। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो गजनी वंश के इन आक्रमणों ने केवल खजाना नहीं लूटा, बल्कि उत्तर भारत की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। थानेसर, हांसी और सोनीपत जैसे नगर इस इतिहास के मूक गवाह बने खड़े हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में जोड़कर देखें, तो हरियाणा ने इस दौरान विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध जो कड़ा संघर्ष किया, उसने भविष्य के साम्राज्यों के लिए एक बफर स्टेट की भूमिका निभाई। एक तरह से हरियाणा ढाल बन गया था। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे सभी साथियों के लिए, मतलब हमारे सुनने वालों के लिए, मैं सोचने के लिए गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज हमने हांसी और थानेसर के सामरिक भूगोल की बात की। जरा सोचिए, यदि हरियाणा की भौगोलिक स्थिति मध्य एशिया और दिल्ली के ठीक बीच में न होती, तो क्या भारत का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास कुछ और ही होता? क्या भूगोल ही किसी क्षेत्र का भाग्य तय करता है? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। इस ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली गहरी चर्चा।